Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The One Study Point. Guys, in the last lecture, we were discussing about the hydrogen atom model. Clear? Hydrogen atom model, which is correspond to the electronic motion. Clear? And we have discussed about the polar coordinates, which is used in the hydrogen atom model as well as rotational motion and electronic motion. सुनना ध्यान से बात को, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ अब. इलेक्ट्रॉनिक मोशन अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और इलेक्ट्रॉनिक मोशन में अपन ने हाइड्रोजन एटम मॉडल के बारे में जनरल बातें वो अपन ने डिस्कस करी थी. मैंने आपको बताया था कि टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वी यूज़ द हाइड्रोजन एटम मॉडल और वी कैन से दैट हाइड्रोजन एटम मॉडल वॉज प्रपोज्ड. Clear? And this model is proposed for the hydrogen atom as well as for the hydrogen like species, or we can say that it is the hydrogenic species. Hydrogenic species means one electronic system or one electronic atom. Clear? Hydrogenic species means one electronic atom. Clear? और वन इलेक्ट्रॉनिक एटम क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है कि वन इलेक्ट्रॉनिक एटम का मतलब होगा कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कुछ भी हो उसमें केवल वन इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, बाकी अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनको रिमूव कर दो. सही है. देखो लास्ट लेक्चर तक मैंने ये डिस्कस किया था इसके बारे में. फिर मैंने आपको बताया था कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं उनको अपन रिप्लेस करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो अपन पढ़ते हैं तो यहाँ पर अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में पढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मोशन इज स्टडीड इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा एंड फाई. ठीक है. और जो ट्रांसलेशन मोशन होता था या वाइब्रेशनल मोशन होता था उनको अपन पढ़ते थे इन द टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. ठीक है. एक्स वाई जेड. अभी एक्स वाई जेड को पहले अपन को, और मैंने आपको एक बात और बताई थी, व्हेन वी मूव फ्रॉम द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू द पोलर कोऑर्डिनेट्स. सही है. देन सेवरल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल ऑफ ऑपरेटर एंड द फंक्शन ऑफ मोशन. आपको पता है कि एक्स वाई और जेड के जो ऑपरेटर होते थे इनमें कुछ चेंजेस आए थे. वो चेंजेस क्या आए थे? एक्स की वैल्यू क्या थी? आर साइन थीटा कॉस फाई. वाई की वैल्यू क्या थी? आर साइन थीटा साइन फाई. जेड की वैल्यू क्या थी? आर कॉस थीटा. सही है. ये वैल्यू हुआ करती थी. क्लियर. ये मैंने डिलीट भी नहीं किया. साफ़ क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को पता है कि ये चीज़ बहुत काम आने वाली है नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए मैंने साफ़ नहीं किया. इसको एज इट इज़ रखा है अभी. क्लियर. और देखना, मैंने आपको बोला था कि लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर जो होता है उसकी वैल्यू होती थी वहाँ पर माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल एक्स. यहाँ पर जो होती है इसकी वैल्यू पी आर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आर वेरिएबल होता है. और सुनना, पी आर की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा एच घट डेल बाई डेल आर प्लस 1/r. सही है. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वहाँ क्या होती थी? माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर. डेल मतलब लैप्लेसियन ऑपरेटर का स्क्वायर. सही है. या लैप्लेसियन ऑपरेटर बोल सकते हैं अपन उसको. सही है. अब यहाँ पर लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू जो होती है वो आर थीटा फाई की टर्म में अलग हो जाती है और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर. ये वैल्यू हो जाती है किसकी? लैप्लेसियन ऑपरेटर की. सही है. हाँ जी. और पोटेंशियल एनर्जी की वहाँ वैल्यू क्या होती थी? पीआईवी मॉडल में 0 होता था. वाइब्रेशनल मोशंस में अपन जब पढ़ते थे एसएचओ में तो वहाँ पर होती थी हाफ की एक्स स्क्वायर और यहाँ पर होती है माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. सही है. और हाइड्रोजन एटम मॉडल जब अपन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अपन रिप्लेस करते हैं किससे? पोलर कोऑर्डिनेट से. और लैप्लेसियन ऑपरेटर में जब अपन इसको रिप्लेस करते हैं तो इस तरीके से रिप्लेस होता है. ये एक्स जो होता है आर साइन थीटा कोस फाई से रिप्लेस होता है. वाई जो होता है आर साइन थीटा साइन फाई से रिप्लेस होता है. और जेड जो होता है आर कोस थीटा से रिप्लेस होता है. और हमें पता है कि लैप्लेसियन ऑपरेटर जो होता है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आता है. डेल स्क्वायर जो अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0. क्लियर. ये होती है. अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में लैप्लेसियन ऑपरेटर आ रहा है और लैप्लेसियन ऑपरेटर जो है वो कंटेन कर रहा है किसको? आर थीटा फाई वेरिएबल्स को. अभी इनको कंटेन करेगा तो ऑब्वियस ही बात है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही क्या निकल के आता है? वेव फंक्शन. आपको मैंने हमेशा बता रखा है ये. सही है. याद करो, मैं आपको एक बात हमेशा याद दिलाता हूँ. वही बात कौन सी? जब अपन इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बात बोली थी कि डी ब्रोगली ने एक बात बोली थी कि डी ब्रोगली क्या बोल रहा था कि कोई भी मैटर होता है उसके दो नेचर होते हैं, वेव नेचर एंड द पार्टिकल नेचर.
ये बात जैसे ही बोली डी ब्रोगली ने, श्रोडिंगर पता नहीं कहाँ पर था, कोने में था, कहीं से देख रहा था, भाग कर आया और बोला डी ब्रोगली से कि डी ब्रोगली सुना मेरी बात, तूने ये बोला कि कोई भी मैटर होता है वो अगर वेव नेचर शो करता है तो सुना मेरी बात, कोई भी मैटर अगर वेव नेचर शो करेगा तो उसकी अपनी एक वेव इक्वेशन होगी, उसको मैं अपना नाम दूंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही क्या निकल के आता है, वेव फंक्शन। उसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, वेव फंक्शन। और वहीं से श्रोडिंगर ने कुछ अजम्पशंस दिए थे, उन अजम्पशंस को अपन ने पोस्टुलेट कहा था, और पूरी क्वांटम मैकेनिक्स उन पोस्टुलेट्स पर ही क्या है, बेस्ड है, उन पर ही आधारित है। अगर आपकी ये बातें समझ में आ रही है जो मैंने अब तक बोली, इसका मतलब आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ रही है, इसका मतलब आपने अब तक सारा सब कुछ रिवाइज किया है, इसका मतलब आपने बहुत डीपली स्टडी कर ली है, आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोजन एटम तो ऐसा सिस्टम है कि इसमें आप कोई भी लेक्चर छोड़ नहीं सकते, आपको सीक्वेंस फॉलो करना ही पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस, क्लियर। कोई इसमें आप कुछ भी, हाँ जी, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, लीव नहीं कर सकते कुछ भी इसमें आप, सही है। सुनना ध्यान से, अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोजन एटम में अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करके अपन वेव फंक्शन आज जनरेट करेंगे, ठीक है। वेव फंक्शन कैसे निकलेगा, सुनना ध्यान से भाई, ये बातें आपको सबको पता रहनी चाहिए, बस इतना। इसमें कल का लेक्चर में थोड़ा इतना ध्यान रखना, एक तो वैल्यू याद रखना ऑपरेटर्स की, दूसरा याद रखना कि लैप्लेसियन ऑपरेटर जो होता है वो अगर r, थीटा, फाई वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, वो उनको कंटेन करता है, उनको रखता है, तो हमारा वेव फंक्शन भी r, थीटा, फाई वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, क्लियर। लो भैया सुनना ध्यान से। अब रहेगा अपना आज का लेक्चर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर। किस पर रहेगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर। आपको पता है जब भी मैं कोई सिस्टम पढ़ाता हूँ तो पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करके इक्वेशन लाया था उसको मैं यूज़ करूँगा पहले यहाँ पर, सही है। और वो इक्वेशन क्या होती है सब याद करो, लिखो अपनी कॉपी में 10 बार लिखो उसको, ठीक है। ये सारी वैल्यू याद करके रखो इनको। क्या होती है वो वैल्यू, ये इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर साई, हाँ जी, प्लस 2m अपॉन एच कैट स्क्वायर, हाँ जी, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सही है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की इसमें। लो भैया आगे चलते हैं फिर अपन। लो भैया साफ हो गया, साफ हो गया भैया, क्लियर। लो भैया आगे चलते हैं अब। सुनना भाई ध्यान से, अब देखो, हाँ जी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लाल पेन से लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द, हाँ जी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सही है। लो भाई क्लियर, देखना भाई, सुनना ध्यान से। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, सबको अच्छे से पता है, सब जानते हैं इसके बारे में। क्या होती है, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, हाँ जी, ई माइनस वी इज इक्वल टू, सॉरी, साई इज इक्वल टू 0। ये होती है अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सही है। अब देखो लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू इसमें रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखनी है, तो वेव फंक्शन जिसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वेव फंक्शन निकल के आएगा, सही है। अब देखो पहले इनकी वैल्यू आप याद करो, डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, हाँ जी, साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर, सही है। ये होती है लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू। वी की वैल्यू क्या होती है, वी होते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू होती है माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सही है। अब इसकी वैल्यू उठाओ और इसमें पटको, अब ये इक्वेशन कितनी बड़ी हो जाएगी, आपको लग रहा होगा बिल्कुल देख के इसको, और बिल्कुल लगना भी चाहिए। देखो इसकी वैल्यू इसमें रख दो, पहले अपन रखेंगे लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू इसमें रखेंगे, यहाँ पर इस जगह पर रख दो भैया, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, हाँ जी,
आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, सही है, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, क्लियर, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर, क्लियर। ये लिया मैंने लैप्लेसियन ऑपरेटर और यहाँ पर आया फिर साई, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, साई आ गया प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। इस प्लस को थोड़ा बड़ा लेते हैं ना अपन ताकि सही से ही दिखे, साई प्लस, ठीक है, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस, अब v जो होगा v की वैल्यू क्या होती है माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, इसमें माइनस है तो माइनस माइनस में सीधे क्या लिख देता हूँ, प्लस लिख देता हूँ, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सही है, बाहर साई इज इक्वल टू 0। लो भैया ये है अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये क्या है अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, इसको देख के घबराना थोड़ी है अपन को, ठीक है, इसको अपन घबराएं क्या, ये अपन को याद है ही है। इसमें अपन ने लैप्लेसियन ऑपरेटर और v की वैल्यू रखी है, रख दी अपन ने। अब बड़ी हो गई तो हम क्या करें, इसमें हो जाएगा बड़ी, क्या दिक्कत है, ठीक है। देख के क्यों घबराएं अपन इसको, अरे देख के क्यों घबराएं अपन इसको, नहीं घबराना भैया, गलत बात, घबराना नहीं इसको देख के, सही है। अब अपन क्या करते हैं, आपको पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होता है इसका जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसके रिजल्ट्स को याद करते हैं सीधे, ठीक है। अब इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो उनकी तरह नहीं आते सिंपल फॉर्म में, किन की तरह, जैसे अपन पीआईवी मॉडल में तो सीधे सीधा आ गया था, एसएचओ में हर्माइट पॉलिनोमियल के टर्म में आया था, यहाँ पर थोड़ा अलग आएगा, और वो क्या आएगा उसको समझना भाई ध्यान से, उसको समझना, वो समझने की बात है, बहुत काम की बात है भैया वो, क्लियर, वो काम की बात क्या है तो उसको समझना भाई। देखो हाँ जी, इसको मैं यहीं लिख लेता हूँ, कहीं अलग लिखूँ इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ कहीं पर, सही है। देखो भाई ताकि अपन को आगे क्या लिखने में दिक्कत नहीं हो अपन को, इसलिए मैं बता रहा हूँ चीज़ों को। हाँ जी देखो, कंक्लूजन लिखना भैया, क्या लिखोगे, कंक्लूजन। इसको मैं नीचे लिख दूँ तो क्या दिक्कत है, यहाँ से हटाओ इसको, हाँ जी यहाँ से हटाओ इसको, और यहाँ क्या लिख दो आप, इसको नीचे लिख दो आप, साई, हाँ जी, प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, हाँ जी, ई प्लस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साई इज इक्वल टू 0। लो भैया ये इक्वेशन निकल के आई अपने पास, ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब अपन को सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। ये है अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्या है ये, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखना इसका सॉल्यूशन तो अपन देखेंगे नहीं क्योंकि सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है इसका, ठीक है। तो अपन किस पे आते हैं, सीधा कंक्लूजन पे आते हैं। किस पे आते हैं, कंक्लूजन पे। अब कंक्लूजन में पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा, फिर दोबारा समझाऊंगा ताकि आपको दिमाग में बैठ जाएगी, सही है। देखो आपको पता है कि अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन एटम, अपन क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़, सही है। अब हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ जो होती हैं उनमें क्या होता है, आपको पता अच्छे से कि इसका वेव फंक्शन जो निकल के आएगा, इसका सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वेव फंक्शन, ठीक है। अब वो वेव फंक्शन जो होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा, आपको पता है वो आर, थीटा और फाई वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा। ये बात अपन लास्ट लेक्चर में सीख ली थी, सही है। क्यों, क्योंकि लैप्लेसियन ऑपरेटर जो है ये आपका आर, थीटा और फाई इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ये तीनों वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ही निकल के आती है, वो बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। देखो कोई भी एटम होता है, कोई सा भी ले लो, अपन हाइड्रोजन एटम से लेके चलते हैं, वो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी इस पर, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पर या हाइड्रोजनिक एटम्स पर। देखो सुनना ध्यान से, सुनना, कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी क्या होता है, एलिमेंट होता है, एटम होता है। अपन हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन एटम जो होगा, इसके पास किसी भी एटम के पास दो बातें होती हैं, एक तो होता है न्यूक्लियस और एक होता है इलेक्ट्रॉन। एक तो क्या होता है न्यूक्लियस, एक होता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके भी अपने 3 वेरिएबल होंगे, उसके भी अपने क्या होंगे, 3 वेरिएबल्स, सही है, आर, थीटा, फाई। और जो न्यूक्लियस होता है उसके भी अपने 3 वेरिएबल्स होते हैं, आर, थीटा, फाई। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो निकल के आएगा, सुनना ध्यान से, अपन तो
केवल देख रहे थे कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो केवल 3 निकल के आते हैं r थीटा फाई। बाद में पता चला कि एटम जो होता है उसके पास तो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन दोनों के करस्पॉन्डिंग 3 कोऑर्डिनेट हो गए, r थीटा फाई और उसके भी r थीटा फाई। ठीक है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या होता है, वेव फंक्शन। वो वेव फंक्शन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो न्यूक्लियस पर और इलेक्ट्रॉन पर। अब न्यूक्लियस के जो 3 कोऑर्डिनेट है उन पर भी डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रॉन के भी 3 कोऑर्डिनेट है उन पर भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब अपन को एक ऐसे वेव फंक्शन की रिक्वायरमेंट है जो 3 और 3 6 कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता हो। किस पर डिपेंड करता हो, 6 कोऑर्डिनेट पर। सही है बात, बोलो भैया। हमें एक ऐसे फंक्शन की नीड है, वी नीड अ फंक्शन विच कंटेन 6 कोऑर्डिनेट्स, विच कंटेन 6 कोऑर्डिनेट, या अपन बोल सकते हैं 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसमें से 3 जो कोऑर्डिनेट होंगे वो तो होंगे किसके लिए, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स के, और 3 कोऑर्डिनेट होंगे किसके, न्यूक्लियस के। 3 कोऑर्डिनेट तो किसके होंगे, इलेक्ट्रॉन के, और 3 कोऑर्डिनेट होंगे किसके, न्यूक्लियस के। सही है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, एटम में तो क्या होती हैं, एटम में तो, अरे भैया एटम होता है, एटम, ये एटम होता है, इसमें क्या होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियस, एक तो क्या होता है बीच में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब एक न्यूक्लियस हो गया और एक क्या हो गया, आप इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। सही है, अब इसके भी क्या होंगे, इसके भी खुद के क्या होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, और इसके भी क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। सही है, इसका मतलब वेव फंक्शन जो है वो इनके वेरिएबल्स पे भी डिपेंड करेगा। ये तो किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन का, ये किसका होगा भैया, न्यूक्लियस का, इसका हो गया ये न्यूक्लियस का। अब इसके भी क्या होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे या 3 कोऑर्डिनेट होंगे, इसके भी 3 कोऑर्डिनेट होंगे। इसका मतलब हमें एक ऐसे वेव फंक्शन की नीड है जो 6 कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता हो या 6 इंडिपेंडेंट्स वेरिएबल्स पर डिपेंड करता हो। सही है, कोई दिक्कत किसी को भी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ लिख रहा हूँ बातों को समझना ध्यान से। सही है, इसका मतलब मैं सीधे ही बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कि साई जो होगा वो अपना साई एन डॉट साई ई इन दोनों पे डिपेंड करेगा। साई एन क्या हो गया, न्यूक्लियस का वेव फंक्शन, और ये क्या हो गया, साई ई इलेक्ट्रॉन वाला वेव फंक्शन। ठीक है, ये अपने कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेंगे, ये अपने कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, फिर आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि अपन पढ़ रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉनिक्स मोशन। अपन क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोशन। इलेक्ट्रॉनिक मोशन में हम न्यूक्लियस के, सुनना ध्यान से, न्यूक्लियस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको अपन क्या करते हैं, अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको अपन इग्नोर करते हैं, उसको अपन ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, हम इस पर कभी भी ध्यान नहीं देंगे साई एन पर। हम किस पर ध्यान देंगे, केवल इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन पर। किस पर ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन पर। अब मैं इसको आगे बताऊंगा आपको 1 बाय 1। ठीक है, ये मैंने आपको पहले समझाया, फिर मैंने आपको लिखाऊंगा, फिर इसको समझाऊंगा ढंग से वापस से एक बार। क्लियर, देखना भाई, सुनना ध्यान से, सुनना भाई। मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको आप एक बार लिख लो पहले, फिर मैं एक बार और समझा दूंगा उसको। टू स्टडी, फटाफट लिख लो, फटाफट से, क्योंकि मैंने समझा तो दिया ही आपको एक बार ये। ठीक है, टू स्टडी, अरे यार, हाँ जी, टू स्टडी क्वांटम मैकेनिकल, टू स्टडी क्वांटम मैकेनिकल, हाँ जी, टू स्टडी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, टू स्टडी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम वी नीड अ फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हाँ, हमें एक ऐसे वेव फंक्शन की नीड है, वी नीड, हाँ जी, वी नीड अ फंक्शन, वी नीड अ फंक्शन, हाँ जी, फंक्शन क्या होता है, साई विच डिपेंड्स ऑन द, हाँ जी, 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बोलो भैया, कोई दिक्कत है या नहीं है। और आपको पता है 3 कोऑर्डिनेट तो होंगे इलेक्ट्रॉन के, और 3 कोऑर्डिनेट्स किसके होंगे, न्यूक्लियस के। सही है, ब्रैकेट में लिख लेना यहाँ पर, वैसे कोई नहीं बताएगा इनको आपको। 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन एंड 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यूक्लियस। भैया ध्यान रखना, बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात बोली मैंने वाली। सही है, हाँ जी, जो लोग रियल में क्वांटम पढ़ते हैं और समझ में नहीं आती उनको इस चीज़ का मीनिंग समझ में आ गया होगा अब। सही है, देखो क्वांटम अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर, देखो भाई, सुनना ध्यान से। अब मैं यहाँ पर और बातें बता रहा हूँ आपको, उनको भी आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा। क्या बातें हैं वो, देखो इधर, सुनना ध्यान से।
हाँ जी, टू स्टडी द क्वांटम मैकेनिकल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम वी नीड अ फंक्शन साई विच डिपेंड्स ऑन द 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्लियर? 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 3 कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यूक्लियस। सही है। देखो अब यहाँ से वेव फंक्शन निकाल के ला रहा हूँ मैं यहाँ से। सपोज करो कि वेव फंक्शन निकल के आया यहाँ से साई, क्या निकल के आया? साई। यहाँ से वेव फंक्शन क्या निकल के आया? साई। और ये साई जो होगा, ये जो साई होगा, ये दोनों पर डिपेंड करेगा। साई एन मतलब न्यूक्लियस का वेव फंक्शन और साथ में इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन। लो भैया, इन दोनों पर डिपेंड करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? इन दोनों पर, साई एन पर और साई ई पर। अब साई एन क्या है और साई ई क्या है? पहले तो दिख रहा है क्या? ये मैंने ऊपर लिखा है जो, बिल्कुल दिख रहा है। सही है। देखो साई एन पर डिपेंड करेगा और साई ई पर डिपेंड करेगा। और हमें, मैं आपको बता दूं कि साई ई जो होता है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, हमें केवल इस पर फोकस करना है। वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द साई ई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द हाँ जी, ओनली ऑन द साई ई। साई एन पर अपन को फोकस नहीं करना। अब साई एन क्या है एक बार उसको देख लेते हैं अपन, और साई ई क्या है वो अपन देख लेते हैं। साई एन जो होता है वो डिपेंड करता है उन कोऑर्डिनेट्स पे जो कि सेंटर ऑफ मास के होते हैं। किसके होते हैं? सेंटर ऑफ मास। देखो साई एन, हाँ जी, साई एन क्या है यहाँ पर? डिपेंड्स ऑन, साई एन डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सही है। और साई ई जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर? इंटरनल कोऑर्डिनेट्स पर। इंटरनल कोऑर्डिनेट्स ध्यान रखना भैया, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से भी ये होते क्या क्या है। एंड साई ई इज कंसिडर्ड एज इंटरनल कोऑर्डिनेट्स। लो भैया, ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? तो नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है इनका। आपको थोड़ा बहुत तो इनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। सही है। साई एन क्या होता है? साई ई क्या है? किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या है? हमें क्या फोकस करना है? हमें केवल, देखो हमें केवल इस पर फोकस करना है। किस पर? इस पर। ये जो बात है ये वाली साई ई, साई ई बहुत काम की बात है, इस पर अपन को फोकस करना है। क्लियर है चीज़? हाँ जी, वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द साई ई, ओनली ऑन द साई ई। हमें इस पर फोकस करना है केवल, साई ई पर। क्लियर है चीज़? बोलो भाई। हाँ जी, आगे चलो मैं यहाँ पर। अब देखो सुनना ध्यान से। अब हमें साई एन को तो क्या करना है? बिल्कुल नेगलेक्ट करना है। देखो अब तक जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये इनमें से आपको याद क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। अभी तो केवल ये बातें सुनते हुए चलो। आप ये जो बात मैंने आपको बोली है सुनते हुए चलो, आपके समझ में आना चाहिए बस केवल रटना नहीं है, याद नहीं करना। जो चीज़ क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जिससे रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसको मैं बता दूंगा कि ये चीज़ें याद कौन सी करनी है फिर। ठीक है, जिन पर ज़्यादा फोकस करना है। अभी तो आप सुनते हुए चलो इनको केवल, ताकि आपको बाद में मैं आपको सीधे कंसेप्ट बता दूँ या सीधे मैं आपको याद करा दूँ चीज़ें, तो आप बोलो भैया यार ये तो गलत बता दिया आपने यार, मतलब हमारे समझ में नहीं आया, आपने तो बस सीधे याद करने वाली बातें बता दी, कंसेप्ट तो आपने बताया ही नहीं। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें वन बाय वन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सुना देखो ध्यान से। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है आपको पता है, उससे ये वेव फंक्शन निकल के आया कि वेव फंक्शन ऐसा निकल के आया जो साई एन पर डिपेंड कर रहा है, साई ई पर डिपेंड कर रहा है। और साई एन को हमको क्या करना है? नेगलेक्ट करना है उसको, उस पर हमको फोकस नहीं करना, साई ई पर करना है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, ठीक है, इसका मतलब अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये डिपेंड करेगी किस पर? केवल 3 कोऑर्डिनेट्स पर। किस पर डिपेंड करेगी? 3 कोऑर्डिनेट्स पर। क्यों? क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यूक्लियस वाले जो थे उस पर तो उनको तो अपन कंसिडर ही नहीं कर रहे, उनको तो अपन नेगलेक्ट कर रहे हैं। बोलो भाई, सही है? सुनना ध्यान से। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुनना भी देखो ध्यान से। द श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ जी, इन्वॉल्व्स 3 कोऑर्डिनेट्स। क्या? 3 कोऑर्डिनेट्स भैया। कितने कोऑर्डिनेट? 3 कोऑर्डिनेट। क्योंकि वो भी कौन से होंगे 3 कोऑर्डिनेट्स? वो हाजरे ये देखो ना, इंटरनल कोऑर्डिनेट्स, मतलब साई ई वाला,
साई एन तो अपन नेगलेक्ट कर दिया, 3 कोऑर्डिनेट्स, और वो कौन से होते हैं, वो आपको पता है आर थीटा एंड फाई, वो कौन से होते हैं, आर थीटा एंड फाई। सही है, कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट जो लिखूंगा मैं, बहुत काम का पॉइंट है वो, यहाँ से अपनी चीज़ें स्टार्ट होती है। अब यहाँ से आपको सारा मैटर याद रहना चाहिए इससे आगे का। अब ये तो केवल मैंने आपको एक जनरल एक लिंक कराया है, कंसेप्ट बताया आपको कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है अब तक, श्रोडिंगर ने ये एजम्पशन करा, ऐसे माना, इसको नेगलेक्ट करा, ये माना, ये बचा, एंड में जाके ये हुआ। अब क्या हुआ एंड में जाके, उसको समझना ध्यान से। सही है, क्लियर है चीज़। अब देखो, अब जो वेव फंक्शन निकल के आएगा इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, पहले तो आपको पता है कि वो केवल साई ई पे डिपेंड करेगा, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, आर थीटा फाई इन पे डिपेंड करेगा। अब अपना रिजल्टिंग वेव फंक्शन निकलना मतलब निकल के आ रहा है अपना। सही है, वो आ रहा है निकल के, कैसे निकलेगा, क्या होगा, देखो अपना वेव फंक्शन आ रहा है साई, रिजल्टिंग वेव फंक्शन साई आ रहा है, ठीक है। अब वो जो डिपेंड करता है वो आर थीटा फाई पे डिपेंड करेगा, और उसके 2 पार्ट होंगे, विच कंसिस्ट 2 पार्ट, वो 2 पार्ट उसके पास होंगे। अब वो दोनों पार्ट कौन से होंगे, सुनना ध्यान से, उसमें एक तो होता है रेडियल पार्ट और एक होता है एंगुलर पार्ट। अब जो इस वेव इक्वेशन से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो अब वेव फंक्शन निकल के आएगा साई, वो केवल 2 पार्ट पे डिपेंड करेगा, 2 पार्ट पे, एक तो रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट का मतलब होता है आर वाली टर्म, और एंगुलर पार्ट का मतलब होता है थीटा और फाई वाली टर्म। ध्यान रखना, थीटा और फाई वाली टर्म। हमें पता है जो वेव फंक्शन निकल के आएगा वो आर थीटा फाई पर डिपेंड करेगा। सही है, ये 3 वेरिएबल्स हो गए, 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए, और इनमें जो आर होता है वो होता है रेडियल पार्ट, और थीटा और फाई होता है वो होता है एंगुलर पार्ट। मतलब इन दोनों पार्ट पे डिपेंड करेगा, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। क्लियर। अगर आपसे कोई पार्ट के बारे में पूछे तो 2 पार्ट निकल के आते हैं, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। और अगर आपसे वेरिएबल की बात करें, कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो 3 कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे, आर थीटा फाई। सही है, बोलो भैया। अब मैं इस बात को लिख रहा हूँ, सुनना इसको ध्यान से। हाँ जी, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन अब क्या निकल के आएगा फाइनली, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सुनना भाई ध्यान से, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिजल्टिंग, हाँ जी सुनना भैया, रिजल्टिंग हाँ जी, रिजल्टिंग फंक्शन साई या रिजल्टिंग वेव फंक्शन साई, रिजल्टिंग वेव फंक्शन साई विच कंसिस्ट हाँ जी कितने पार्ट, 2 पार्ट्स, विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। और वो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं अभी मैंने नाम बताया उनके। हाँ जी, वन इज रेडियल पार्ट, वन इज रेडियल पार्ट and another is angular part, and another is angular part, another is angular part। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अब जो अपना देखो, सुनना ध्यान से, अब जो अपना वेव फंक्शन निकल के आएगा, सुनना भाई ध्यान से, देखो बहुत ध्यान समझना इसको। अब यहाँ से अपनी पूरी क्वांटम स्टार्ट होती है हाइड्रोजन एटम की। वेव फंक्शन जो निकल के आएगा अपना ये, ठीक है, वो एक तो डिपेंड करेगा किस पे, आर पर, थीटा पर एंड फाई पर। ये 3 तो वेरिएबल है वो, मतलब वेव फंक्शन जो है अपना इसका हाइड्रोजन एटम का आर थीटा फाई पे डिपेंड करेगा। सही है। अब इसमें जो होगा वेव फंक्शन जो होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट, दो पार्ट कंसिस्ट होंगे। एक तो होगा रेडियल पार्ट, क्या होगा, रेडियल पार्ट। अब रेडियल पार्ट जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है किस पर डिपेंड करता है, केवल आर पर, ठीक है। और एक होगा अपना एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट को अपन डिनोट करते हैं किससे, गामा से, इस टाइप से। किससे करते हैं अपन, गामा से। सही है। लो भैया, जो ये होगा एंगुलर पार्ट, ये थीटा एंड फाई इन दोनों पे डिपेंड करेगा। लो भैया, समझ में आई या नहीं आई, ये बात मैंने आपको बोली अब तक। जो वेव फंक्शन निकल के आएगा वो आर थीटा फाई पर डिपेंड करेगा, 3 वेरिएबल्स पर। और ये खुद पूरा वेव फंक्शन 2 पार्ट को कंसिस्ट करके बैठेगा, ठीक है। 2 पार्ट होंगे इसमें, एक होगा रेडियल पार्ट, एक होगा एंगुलर पार्ट, एक होगा रेडियल पार्ट, एक होगा एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट आर वाली टर्म पर डिपेंड करेगा, एंगुलर पार्ट थीटा और फाई पर डिपेंड करेगा। ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन रेडियल पार्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियल पार्ट। ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं एंगुलर पार्ट, क्या बोलेंगे इसको, एंगुलर पार्ट। सही है, एंगुलर पार्ट। बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की, नहीं है। अब देखो अपन क्या करते हैं, इन पर अपन क्वांटम नंबर को इम्पोज करते हैं एक बार, ठीक है। हाइड्रोजन एटम जब आप पढ़ते थे 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप 4 प्रकार के क्वांटम नंबर पढ़ते थे। आप क्या पढ़ते थे, 4 प्रकार के क्वांटम नंबर पढ़ते थे आप। एक तो पढ़ते थे आप
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक पढ़ते थे आप, एजाइमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एक पढ़ते थे आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक पढ़ते थे आप स्पिन क्वांटम नंबर। याद आया होगा आपको। क्वांटम संख्याएं आपको याद आई होंगी, किसी ने हिंदी में पढ़ा था तो क्वांटम संख्या है, एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है द्विअंशी क्वांटम संख्या एजाइमुथल क्वांटम नंबर, एक होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण क्वांटम संख्याएं। सही है। तो यहाँ पर मैं जब इनको इस वेव फंक्शन को क्वांटम नंबर की टर्म में इंपोज करूंगा, या यहाँ पर क्वांटम नंबर्स को इंपोज करूंगा, तो वेव फंक्शन क्या निकल के आएगा और किस किस क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा ये वेव फंक्शन, उसको समझना आप ध्यान से। क्लियर। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑन इम्पोजिंग द क्वांटम नंबर, ठीक है। जब मैं सिंपल लिख सकता हूँ ये वेव फंक्शन को मैं लिखूंगा इन द टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर। लो भैया, वेव फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ द क्वांटम नंबर। सही है। वेव फंक्शन, हाँ जी, वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ हाँ जी क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का वैसे मैंने आपको मीनिंग बता ही रखा है। क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है, हाँ जी, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन एनी नंबर ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज नोन एज द क्वांटम नंबर। सही है, ये मैंने आपको बता रखा है। देखो निकल के क्या आएगा, देखना भैया यहाँ से, ये जो साई होगा जब मैं इनको डिपेंड करूँगा, मतलब इस पर मैं इनको इम्पोज करूँगा तो क्या होता है, देखो ये जो वेव फंक्शन होता है ये 3 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। जब 3 वेरिएबल्स हैं आर थीटा फाई, तो 3 क्वांटम नंबर आएंगे यहाँ पर। एक आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद करो उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अपन एन से डिनोट किया करते थे। एक आता है द्विअंशी क्वांटम संख्या एजाइमुथल क्वांटम नंबर, उसको अपन एल से डिनोट करते थे, एल, याद गया, एल याद आया होगा एल आपको, ठीक है, एजाइमुथल क्वांटम नंबर। एक होता है हाँ जी चक्रण क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको आप एम से डिनोट करते थे। इसका मतलब यहाँ पर जब मैं इन पर क्वांटम नंबर इम्पोज करूँगा तो यहाँ पर ये डिपेंड करेंगे किस पर, एन पर, एल पर और एम पर, एल पर, एन, एल और एम, इन तीनों पर डिपेंड करेंगे ये। सही है। अब देखना, सुनना ध्यान से। अब इनमें जो रेडियल पार्ट होगा वो कौन कौन से क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा, और एंगुलर पार्ट होगा वो कौन कौन से क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा। इसको समझना भैया, देखो इसको समझना। ये रेडियल पार्ट जो होता है मेरा, रेडियल पार्ट ये मेरा एन और एल पर डिपेंड करता है, इन दोनों क्वांटम नंबर पर। सही है। और एंगुलर पार्ट मेरा जो होता है ये एल और एम पर डिपेंड करता है। इसका मतलब रेडियल पार्ट मेरा एन एल पर डिपेंड करता है और एंगुलर पार्ट मेरा एल और एम पर डिपेंड करता है। मतलब एल जो होता है एजाइमुथल क्वांटम नंबर, ये मेरा दोनों पर डिपेंड करेगा, रेडियल पार्ट भी और एंगुलर पार्ट भी। सही है। कोई दिक्कत किसी भी तरह की इसमें, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कुछ भी हो तो बताओ भैया। अभी तक अपन जनरल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अपन इनकी कोई वैल्यू वगैरह नहीं देखी, अपन केवल समझाया मैंने आपको अभी तक, वैल्यू भी तो आएंगी। सही है। बोलो भैया, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ इनको कि एन क्या है, एल क्या है और एम क्या है। देखो इधर लिख देता हूँ मैं, एन क्या है भैया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सही है। सही है। इसकी वैल्यू क्या होती है, हाँ जी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सही है। एक होता है एल, एल क्या होता है अपना, एजाइमुथल क्वांटम नंबर, एजाइमुथल क्वांटम नंबर। सही है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू, हाँ जी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से होती है। सही है। और एक होता है अपना एम, एम क्या होता है अपना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। लो भैया, ये भी मैंने आपको बता दिया कि एन क्या होता है, एल क्या होता है, एम क्या होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई, यहाँ तक किसी को परेशानी हो तो बताओ। सही है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत, हाँ जी देखना भाई। हाँ जी, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसके बारे में समझना एक बार, आप उसके बारे में समझना। देखो मैंने क्या किया, मेरे को वेव फंक्शन निकालना है। मैं क्या करता हूँ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है उसको, उस पर मैं, हाँ जी उसमें मैं लैप्लेसियन ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख देता हूँ। देखो मेरे को करना है क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और यहाँ से वेव फंक्शन निकालना है हाइड्रोजन एटम के लिए।
देखो वेव फंक्शन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसमें लैप्लेसियन ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख देता हूँ, और इसका मैं देखता हूँ, इसको मैं आगे सॉल्यूशन देखता हूँ। इसका सॉल्यूशन तो अपन कर नहीं सकते, तो अपन सीधे कंक्लूजन पे आते हैं, और कंक्लूजन में अब वो क्या कहता है कंक्लूजन, कि जो वेव फंक्शन होता है वो 6 कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। 3 तो होते हैं उसमें न्यूक्लियस के, और 3 होते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन के। न्यूक्लियस वाले को अपन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो अपन फोकस किस पे करेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन वाले पे। सही है, तो अपन देखते हैं आगे जाके कि टोटल जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो इक्वेशन होती है वो r थीटा 5 पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो वेव फंक्शन भी अपना किस पर डिपेंड करेगा, r थीटा 5 पर। इसका मतलब उसमें 2 पार्ट निकल के आएंगे, एक तो रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। ये निकल के आ गया, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट जो होता है इसमें ये 2 पार्ट निकल के आ गए। अब इस पर जब अपन क्वांटम नंबर इंपोज करते हैं तो रेडियल पार्ट हमारा n और l पे डिपेंड करता है, और एंगुलर पार्ट हमारा l और m पे डिपेंड करता है। ये है अपनी, हाँ जी, क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये तो मैंने बताया आपको सिंपल बातें। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद अब मैं आपको बताऊँगा, ये पढ़ लिया अपन ने जनरल चीज़ें के बारे में, जनरल बातें जो अब तक अलग चीज़ों से थोड़ी अलग थी। मतलब जो पहले वाली बातें थी PIV मॉडल और SHO मॉडल, उनसे थोड़ा अलग था यहाँ पर, वो चीज़ें अपन ने अब पढ़ ली। अब अपन डिस्कस करेंगे उन्हीं बातों को जो अपन पहले पढ़ के आए हैं। कौन कौन सी भैया, फीचर्स पढ़ेंगे अपन इसके। सही है, टोटल वेव फंक्शन निकाल के लाएंगे अपन, इसका वेव फंक्शन अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, और दोनों को फिर अपन मर्ज करेंगे। सही है, मतलब वेव फंक्शन के बारे में अपन पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बातें अपन ने वहाँ पढ़ी वही बातें इस मॉडल के लिए भी अपन पढ़ेंगे। सही है, तो अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, इसके बारे में एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ। सही है, देखो भाई, सुनना भाई ध्यान से। हाँ जी, ये आपको पता ही लग गया होगा, कुछ नहीं किया मैंने। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसमें मैंने लैप्लेसियन ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखी, ये इक्वेशन निकल के आई। इसका अपन सीधे सॉल्यूशन देख नहीं सकते, तो अपन ने देखा कंक्लूजन देख के अपन ने देखा कि ये जो वेव फंक्शन होगा ये दो वे फंक्शन पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियस को हम इग्नोर कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पर अपन ध्यान देते हैं। इसका मतलब टोटल जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो r थीटा 5 पर डिपेंड करेगी, वेव फंक्शन भी r थीटा 5 वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा, और वो जो होंगे जो वेव फंक्शन निकल के आएगा वो दो पार्ट को कंसिस्ट करेगा, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। इस पर क्वांटम मैकेनिक्स अपन क्वांटम नंबर जो है इम्पोज करने के बाद अपन देखते हैं कि रेडियल पार्ट n और l पर डिपेंड करता है और एंगुलर पार्ट l और m पर डिपेंड करता है। सही है, ये मैंने आपको सिंपल सी बातें बता दी, क्लियर। अब अपन देखते हैं कि इसमें अपन कौन कौन से अपने टॉपिक्स हैं जो अपन डिस्कस करेंगे, उसके बारे में एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है वो करो उसको जल्दी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो भैया, सुनना ध्यान से, सुनना भैया। अब हाँ जी, देखना भाई, ठीक है, साफ हो गया अभी। देखो भैया, जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या हैं। पहले तो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द हाइड्रोजन एटम, हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में सुनना भैया। टॉपिक्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के टॉपिक्स क्या क्या हैं भाई, सुनना भाई ध्यान से। ठीक है, उन टॉपिक्स को लिख लेना एक बार, ताकि अपने दिमाग में फ्लो चार्ट रहे। देखो, हर मॉडल में मैं आपको ये बातें स्टार्टिंग में बताता हूँ कि अपन को क्या पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्यों बताया अलग, क्योंकि मैं आपको उससे लिंक करके समझाऊंगा, अब कंपेयर करके समझाऊंगा। तो कंपेयर करके समझाने से पहले मेरे को चीज़ों को एक बार सिमिलरिटी में तो लाना पड़ेगा। तो सिमिलरिटी में लाने से पहले मेरे को जो अलग अलग चीज़ें थी, जो डिफरेंस थे, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से सारी चीज़ें अपन सेम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहला जो पॉइंट है वो है अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेव फंक्शन। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेव फंक्शन में आपको पता है कि एक दो पार्ट है इसमें, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट, दोनों को अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सही है, लो भाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, हाँ जी लिखना भाई, सुनना ध्यान से, लिखते जाओ। और हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन फटाफट लिख लो इनको, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अब इसमें समझाने वाला कोई बात नहीं, क्योंकि अपन आगे डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, हाँ जी, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट, ये अपन पढ़ेंगे इसमें। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं और कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेव फंक्शन। सही है, और क्या बोल सकते हैं अपन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेव फंक्शन। सही है,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेव फंक्शन। बोलो भाई, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अपन पढ़ेंगे कि इस वेव फंक्शन को अपन नॉर्मलाइज कैसे करें। सब में करते हैं अपन, बॉक्स में भी किया था और यहाँ भी किया था, तो यहाँ पर भी अपन वो सीखेंगे। हाउ टू नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाउ टू नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ऑफ, हाउ टू नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। अब वो हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे तो हाइड्रोजन एटम का सीखेंगे अपन, ठीक है। तीसरे पॉइंट में अपन और क्या सीखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू तो अपन हर जगह पढ़ते हैं, सही है, तो उसके बारे में सीखेंगे, एवरेज वैल्यू के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें अपन, भाई वही टॉपिक है सेम जो अपन पहले पढ़ के आए हैं, लेकिन बस थोड़ा सा अलग है। कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तो चीज़ें तो चेंज होंगी, सही है, लेकिन टॉपिक्स वही है। मैं आपको लिंक करके समझा रहा हूँ हर चीज़ को, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू, कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज वैल्यू। चौथा पॉइंट देखो, ये पढ़ लिया अपन ने। अपन पढ़ेंगे इसके बाद कंसेप्ट ऑफ नोड। अब यहाँ पर नोड जो होती है, देखो नोड अपन ने सब जगह पढ़ी, बॉक्स में पढ़ी, SHO में पढ़ी, लेकिन अपन नोड यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नोड के कंसेप्ट अलग हो जाते हैं। यहाँ दो पार्ट होते हैं, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। तो नोड भी दो प्रकार की जाती हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड, सही है। तो यहाँ नोड जो होंगी दो टाइप की हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी रेडियल नोड, टॉपिक वही है लेकिन कोऑर्डिनेट चेंज होने की वजह से चीज़ें तो चेंज होंगी, ठीक है। रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। एक हो जाएगी एंगुलर नोड, क्लियर है चीज़। फिफ्थ पॉइंट, इसको समझना फिफ्थ पॉइंट को भैया। एनर्जी अपन हर जगह निकाल के आते थे, तो एनर्जी यहाँ पर भी अपन देखेंगे। तो एनर्जी के फॉर्मूलाज क्या क्या होंगे वो देखना भैया। फॉर्मूलाज ऑफ एनर्जी, फॉर्मूलाज ऑफ एनर्जी, वह एनर्जी के फॉर्मूलाज क्या क्या होंगे। अब आपको ध्यान रखना, यहाँ पर एनर्जी जो अपन पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ना है, जूल में पढ़ना है आपको, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में पढ़ना है, ठीक है। इस टाइप से अपन एनर्जी पढ़ेंगे अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन है, छोटी मोटी बातें और कुछ नहीं है। अब कंसेप्ट ऑफ डिजनरेसी अपन ने बॉक्स में भी देखी थी और अपन ने SHO में भी देखी थी। तो कंसेप्ट ऑफ डिजनरेसी यहाँ पर भी अपन देखेंगे। लो भैया, कंसेप्ट ऑफ डिजनरेसी, कंसेप्ट ऑफ डिजनरेसी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लो भैया, सातों पॉइंट देखना भैया। डिजनरेसी के बाद अपन यहाँ पर एक अलग चीज़ देखते हैं, वो है वैल्यू ऑफ L² एंड LZ², या फिर अपन बोल सकते हैं कैलकुलेशंस ऑफ L² एंड LZ। इनकी वैल्यू और देखेंगे अपन, L² की और LZ की, सही है, ये अपन देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है मोस्ट प्रोबेबल रेडियस का। किसका आता है? मोस्ट प्रोबेबल रेडियस का। तो वो फिनोमेना अपन और देखेंगे यहाँ पर। देखो भैया, एक पॉइंट तो अलग से आ गया यहाँ पर, कंसेप्ट ऑफ, हाँ जी, क्या आ गया? मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, मोस्ट प्रोबेबल, हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, सही है। इसको अपन बोलते हैं MPR। क्या बोलते हैं इसको अपन? MPR। और इस मोस्ट प्रोबेबल रेडियस के रिगार्डिंग अपन ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे अपन? प्लॉट्स। अपन क्या देखेंगे भैया? प्लॉट्स। नवा पॉइंट क्या है? प्लॉट्स, सही है। और ये देखने के बाद अपन लास्ट पॉइंट अपन देखते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। वो अपन हर जगह देख के आते हैं भैया। साई के ग्राफ देखते हैं अपन, तो साई स्क्वायर के ग्राफ देखते हैं। साई जो होता है अपन को केवल वेव फंक्शन के बारे में उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन देता है, और साई स्क्वायर अपन को बताता है कि पार्टिकल के पाए जाने की संभावना कहाँ पर कितनी है, किस टाइप से है, सही है। वो अपन को प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, सही है। लो भैया, प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट इन हाइड्रोजन एटम। लो भैया, ये कंसेप्ट अपन को पढ़ने हैं। इनके बारे में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ये टॉपिक अपन को आज मतलब ये टॉपिक्स अपन को पढ़ने हैं पूरी हाइड्रोजन एटम की क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम जो पढ़ेंगे अपन हाइड्रोजन एटम का, वहाँ पर इन चीज़ों को अपन कवर करेंगे, सारी चीज़ों को, सही है। बोलो भैया, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई समस्या नहीं है। आगे चलो मैं, ठीक है। अपन अब सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर ये डिपेंड करेगा रेडियल पार्ट पर और एंगुलर पार्ट दोनों पर डिपेंड करेगा। क्लियर है चीज़? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? हाँ जी, तो मैं इसको एक बार साफ़ करता हूँ, उससे पहले किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। क्लियर? हाँ जी, देखो ये इसको साफ़ कर रहा हूँ मैं यहाँ से, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये सारे टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं कि रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट क्या होता है, नॉर्मलाइज कैसे करेंगे फंक्शन को, एवरेज वैल्यू क्या होती है, नोड क्या होती है, एनर्जी के बारे में, डिजनरेसी कंसेप्ट, L² LZ की वैल्यू, MPR क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल
प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, प्लॉट्स कैसे ड्रॉ करेंगे और प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। लो भाई, ठीक है। अब हेडिंग डालो आप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेव फंक्शन डालो भैया हेडिंग। लो भाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेव फंक्शन, सुनना भाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेव फंक्शन। लो भैया, क्या होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेव फंक्शन, कैसे अपन डिनोट करेंगे इसको। देखो पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें फटाफट बता देता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको किसी भी तरह को डाउट नहीं हो, ठीक है। और वो क्या होता है वो समझना भाई ध्यान से। देखो एक बार, देखो अपना वेव फंक्शन जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, पहले तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो आर थीटा फाई पर डिपेंड कर रहा है, आर थीटा एंड फाई, इन 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। और वो क्या होता है वेव फंक्शन अपना, एक तो होता है रेडियल पार्ट आर आर, और एक होता है अपना एंगुलर पार्ट थीटा फाई, सही है। ये होता है अपना वेव फंक्शन। बोलो भैया, कोई दिक्कत है नहीं है। लो भाई आगे चलते हैं अपन। देखो आपको पता है कि आर जो होता है इसकी लिमिट क्या होती है, आर की लिमिट, देखो सब कुछ मैं एक बार लिख देता हूँ वापस से कि जो आर जो होता है, देखो आर की लिमिट क्या होती है, 0 से इनफाइनाइट, सही है, 0 से इनफाइनाइट। जो थीटा होता है, थीटा, इसकी लिमिट क्या होती है 0 से पाई, और जो फाई होता है इसकी लिमिट क्या होती है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, सही है। वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है डीटो, इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है अच्छे से, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये वैल्यू होती है इसकी, सही है। जब अपन इस पर क्वांटम नंबर इम्पोज करते हैं, इम्पोज करते हैं तो देखो साई एन एल एम आ जाता है, आर थीटा फाई क्या आता है एन एल एम। और इसकी जो अपन करते हैं इसको, तो रेडियल पार्ट अपना डिपेंड करता है एन और एल पर, और एंगुलर पार्ट अपना डिपेंड करता है किस पर, हाँ जी, एल और एम पर। किसी को कोई समस्या है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी यहाँ पर, बोलो भाई, सही है, सही है। अब आपको जनरल बातें तो कुछ पता है ही है कि भैया एन की वैल्यू होती है तो वो सेल को रिप्रेजेंट करता है, एल की वैल्यू सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, और एम जो होता है वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, सही है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। जैसे मैं आपसे बोल दूं, एग्जांपल मैं आपको दे दूं, देखो ये जो है ये तो आपको बताया किसके बारे में, एन और एल के बारे में, ये आपको बताएगा किसके, एल और एम के बारे में। और ये एल एम एन एल क्या है, ये एन एल एम क्या है, ये क्वांटम नंबर्स हैं। ये एक एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एम क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सही है। ये क्वांटम नंबर्स हैं सारे, ये क्लियर है चीज़। देखना भैया, जैसे मैं आपसे बोल दूँ एन बराबर 1 और एल बराबर 0, सही है, एन बराबर 1 एल बराबर 0, तो इसके लिए आपको सिंपल सा पता लग जाएगा कि एन की वैल्यू 1 है मतलब 1, एल की वैल्यू 0 है, तो ऐसा तो हो ही सकता ना, एल की वैल्यू 0 है मतलब एस, मतलब 1s ऑर्बिटल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ये 1s ऑर्बिटल की, सही है। मैं आपसे बोल दूँ एन बराबर 2 और एल बराबर 1, तो आपको पता लग जाएगा सीधे कि 2p की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 2p की। क्यों, 2 क्या है यहाँ पर, एन की वैल्यू होती है, और p मतलब क्या है, एल, सही है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। मतलब एल की वैल्यू 0 है तो एस ऑर्बिटल के लिए होती है, एल की वैल्यू 1 है तो पी ऑर्बिटल के लिए, 2 है तो डी ऑर्बिटल के लिए, 3 है तो एफ ऑर्बिटल के लिए। इस टाइप से अपन देखते हैं इन चीज़ों को, सही है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझना थोड़ा ध्यान से मीनिंग समझना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनका मीनिंग क्या है कि आर एन एल है, गामा एन एल है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में आपको रेडियल पार्ट दे दिया, ये क्या है मेरा रेडियल पार्ट, ये क्या है मेरा एंगुलर पार्ट। अगर आपको क्वेश्चन में रेडियल पार्ट दे दिया तो आप क्या कर सकते हो, उस रेडियल पार्ट को देखकर आप क्या कर सकते हो, एन और एल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब आप ऑर्बिटल निकाल सकते हो। आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्बिटल। बोलो भैया, ये बात जो मैंने बोली समझ में आई या नहीं आई। आप इस रेडियल पार्ट को देखकर इस एन और एल की वैल्यू निकाल सकते हो, और एंगुलर पार्ट को देखकर इस एल और एम की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपको ये देखना आना चाहिए कैसे देखेंगे अपन, कैसे अपन एन और एल की वैल्यू निकालेंगे, सही है। ये आपको निकालना आना चाहिए, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन एल एन, ठीक है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन और एल, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो बाय द वॉचिंग ऑफ रेडियल पार्ट को देखकर आप इसकी वैल्यू एन एल की, और एंगुलर पार्ट को देखकर आप एल और एम की वैल्यू निकाल सकते हो। भैया कोई दिक्कत है या नहीं है, बोलो भाई, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत है या नहीं है, सही है।
देखो कुछ बातें मैं लिख देता हूँ। आप रेडियल पार्ट जो होता है, रेडियल पार्ट, इसको देखकर आप एन और एल की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। आप एंगुलर पार्ट को देखकर आप एल और एम की वैल्यू निकाल सकते हो भैया। सही है, इसको मेरे को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बोलो भाई, क्लियर? अब देखो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, कुछ बातों को समझना, वो बातें क्या क्या हैं। हाइड्रोजन एटम में का जो वेव फंक्शन होता है वो रेडियल पार्ट और सुनना, देखो ध्यान से, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ मैं आपसे। रेडियल पार्ट जो होता है, सॉरी वेव फंक्शन जो होता है वो रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को कंसिस्ट करता है। रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट जो होते हैं इनको अपन एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, इनको अपन अलग अलग सॉल्व करेंगे। अलग अलग सॉल्व करने के लिए अपन इनको पहले क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अब इनको अलग अलग करना, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को अलग अलग करना कोई ईजी काम नहीं होता है। इनको अपन सिंपली अलग अलग नहीं कर सकते। इनको अपन जब अलग अलग करेंगे तो अपन क्या किससे करेंगे, अपन इसको वेरिएशन, हाँ जी, वेरिएशन मेथड होता है, वेरिएशन सेपरेशन मेथड। वेरिएशन सेपरेशन मेथड से इनको अपन क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। क्लियर? सुनना ध्यान से। इस वेव फंक्शन में रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को अपन को अलग अलग करना है, अलग अलग सॉल्व करना है। तो रेडियल और एंगुलर पार्ट को अलग करने के लिए हम वेरिएशन सेपरेशन मेथड यूज़ में लेते हैं, ठीक है। और वेरिएशन सेपरेशन मेथड से अपन रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को अपन अलग अलग कर लेते हैं। सही है। अब इस रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को अपन ने अलग अलग तो कर लिया, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है अपन को। तो इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करने के लिए अपन को एक पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पॉलिनोमियल की। जैसे अपन को सुना ध्यान से, SHO में जब अपन सॉल्व कर रहे थे उस इक्वेशन को, तो अपन को एक हर्माइट पॉलिनोमियल की आवश्यकता पड़ी थी। उसी टाइप से इनको अलग अलग सॉल्व करने के लिए अपन को एक पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है। और वो पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान रखना, उसको समझना। रेडियल पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको एक ल्यूगेरे पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ल्यूगेरे पॉलिनोमियल। याद रखना भी, ल्यूगेरे पॉलिनोमियल की, किसकी? ल्यूगेरे पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है। आपको एंगुलर पार्ट को सॉल्व करने के लिए एक अलग पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है। उसको अपन बोलते हैं लिगेंडर पॉलिनोमियल। उसको अपन क्या बोलते हैं? लिगेंडर पॉलिनोमियल। देखो, रेडियल पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको ल्यूगेरे पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है, और एंगुलर पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको एक लिगेंडर पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है। और ल्यूगेरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद ही आपको रेडियल पार्ट मिलता है, और लिगेंडर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद ही आपको क्या मिलता है? एंगुलर पार्ट मिलता है, ठीक है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखना भैया। ये ल्यूगेरे पॉलिनोमियल और लिगेंडर पॉलिनोमियल वाली बात आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूँ चीज़ों को। एक एक बात को आप सॉल्व करते हुए ध्यान से समझना भैया। मैंने क्या बोला? आपको क्या करना है, इस एंगुलर पार्ट को, मतलब ये जो टोटल वेव फंक्शन आया, इसमें एक रेडियल पार्ट है, एक एंगुलर पार्ट है। इस रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को आपको सॉल्व करना है। इन दोनों को अपन अलग अलग सॉल्व करेंगे। इनको अलग अलग वैसे सॉल्व नहीं कर सकते। इनको सॉल्व करने के लिए आपको वेरिएशन सेपरेशन मेथड यूज़ में लेना होता है। उसके बाद आपने इसको अलग अलग करा, उसके बाद रेडियल पार्ट को सॉल्व करना है, एंगुलर पार्ट को सॉल्व करना है। रेडियल पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? एक पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है। रेडियल पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप ल्यूगेरे पॉलिनोमियल का यूज़ करोगे, और एंगुलर पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप लिगेंडर पॉलिनोमियल का यूज़ करोगे। और हाँ जी, ल्यूगेरे पॉलिनोमियल के सॉल्व करने के बाद ही आपको रेडियल पार्ट मिलता है, और लिगेंडर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद ही आपको एंगुलर पार्ट मिलता है। बोलो भैया, सही है? बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की, कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ भी हो तो बताओ। नहीं है? अब मैं आगे चल रहा हूँ भैया। देखो, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, जो मैंने बातें बोली वो मैं लिखा नहीं सकता उनको, क्योंकि सिंपल बातें हैं, जनरल बातें हैं, आपको पता होना चाहिए उन बातों के बारे में। सही है? देखो, हाँ जी, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन बता रहा हूँ मैं सीधा आपको यहाँ से। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है? रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, भैया इसको याद करना। अब अपनी याद करने वाली बातें आ गई, मतलब चीज़ें अपने जहाँ से क्वेश्चन पुट अप होंगे ना सीधे डायरेक्ट। अभी तक तो अपने कंसेप्ट मैं बना रहा था, आपके जो कंसेप्ट है मैं उनको क्या कर रहा था, बिल्डअप कर रहा था। आपके कंसेप्ट अब बिल्डअप हो चुके हैं, अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है तो। अब से आगे आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। सही है? देखना भाई, कुछ बातें समझना भैया। हाँ जी, जैसे वेव फंक्शन है अपना RNLM = RNL डॉट गामा LM। समझना ध्यान से, सुनना, देखो ध्यान से। देखो, ये वेव फंक्शन जो है अपना, वेव फंक्शन, इसमें दो पार्ट हैं। देखो भैया,
सुनना ध्यान से। हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन में दो पार्ट हैं, एक तो है रेडियल पार्ट और एक है एंगुलर पार्ट। एक तो है रेडियल पार्ट और एक है एंगुलर पार्ट, सही है। एक रेडियल पार्ट है, एक एंगुलर पार्ट है। इस रेडियल पार्ट को सोल्व करना और एंगुलर पार्ट को सोल्व करना, आप इनको अलग अलग तरीके सोल्व करोगे, अलग अलग करके सोल्व करोगे, लेकिन इनको अपन वैसे ही सोल्व नहीं कर सकते। सुनना भैया ध्यान से, सुनना देखो ध्यान से। हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन जो होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो रेडियल पार्ट होता है, एक एंगुलर पार्ट होता है। इनको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे, रेडियल पार्ट अलग, एंगुलर पार्ट अलग। लेकिन इनको सोल्व करने के लिए अपन ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, इनको अपन क्या करेंगे, वेरिएशन सेपरेशन मेथड से, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, इससे अपन इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। मतलब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इसको अपन अलग अलग करेंगे, सही है। अलग अलग करने के बाद, सुनना भैया, इसको अलग अलग करने के बाद, ठीक है, अलग अलग करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व अपन ऐसे नहीं कर सकते, इनको सॉल्व करने के लिए एक पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, पॉलिनोमियल की। याद करना भैया, पॉलिनोमियल, सही है। देखना भैया, इसकी पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है। सुनना, देखो वापस से बता रहा हूँ मैं एक बात, इनको इसको बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग में फीड हो जाए आपके। देखो सुनना ध्यान से, हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन होता है, हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन होता है वो दो पार्ट कंसिस्ट करता है, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। इनको अपन क्या करेंगे, अलग अलग सोल्व करेंगे, रेडियल पार्ट अलग, एंगुलर पार्ट अलग। रेडियल पार्ट को सोल्व करने के लिए और एंगुलर पार्ट को सोल्व करने के लिए इनको अलग अलग करते हैं बाय द वेरिएशन सेपरेशन मेथड। वेरिएशन सेपरेशन मेथड से इनको अपन अलग अलग कर लिया। अब रेडियल पार्ट जो होता है और एंगुलर पार्ट जो होता है, इनको सोल्व करने के लिए आपको एक पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है। और ये पॉलिनोमियल क्या होता है, ये पॉलिनोमियल रेडियल पार्ट को सोल्व करने के लिए आपको लुगेरे पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है, सही है। और इस एंगुलर पार्ट को सोल्व करने के लिए आपको लिगेंडर पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है, लिगेंडर पॉलिनोमियल। ये ध्यान रखना भैया, एक तो होता है लुगेरे पॉलिनोमियल, एक होता है लिगेंडर पॉलिनोमियल। इन दोनों की आवश्यकता होती है। और आप ध्यान रखना, इस लुगेरे पॉलिनोमियल को सोल्व करने के बाद ही आपको रेडियल पार्ट मिलता है। क्या मिलता है, रेडियल पार्ट। और इस लिगेंडर पॉलिनोमियल को सोल्व करने के बाद ही आपको एंगुलर पार्ट मिलता है। आपको क्या मिलता है, एंगुलर पार्ट। अब इसको देखोगे, इससे आप एन और एल निकाल सकते हो, इससे आप एल और एम निकाल सकते हो। लो भैया, कोई दिक्कत है किसी को भी, कोई समस्या? ये तो मैंने आपको एक जनरल कंसेप्ट बताया है, कैसे करेंगे इनको अपन आगे देखते हैं अभी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, अब रेडियल पार्ट क्या होता है उसको समझना ध्यान से, और एंगुलर पार्ट क्या होता है उसको समझना। फिर अपन आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे, फिर अपन बाकी चीज़ें एंगुलर पार्ट को देखेंगे कल की क्लास में, सही है। लो भैया, देखो रेडियल पार्ट क्या होता है। देखो सुनना भैया, पहले तो आपको पता होना चाहिए रेडियल पार्ट जो होता है वो होता है आर, एन और एल, इन दोनों पे डिपेंड करता है, सही है। अब इसका कुछ फॉर्मूला होता है, वो किस किस पे डिपेंड करेगा उसको समझना भैया। रेडियल पार्ट क्लियर, रेडियल पार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ जी, रेडियल पार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ जी, रेडियल पार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। देखो जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसको आपको याद करना है, अभी 3-4 बार 5 बार 10 बार कॉपी में लिख लेना इसको, क्लियर। इसको कॉपी में एज इट इज लिख लेना भैया। बोलो भैया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही है। रेडियल पार्ट जो होता है आर एन एल, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो रेडियल पार्ट आर एन एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखो किस किस पर डिपेंड करेगा, सुनना भाई, देखो लिख लो एज इट इज इसको, 2ZR अपॉन NA0 की पावर L, सही है। एक तो इस पर डिपेंड करेगा 2ZR अपॉन NA0 की पावर L, क्लियर। एक होता है एक्सपोनेंशियल माइनस, हाँ जी, ZR अपॉन NA0, इस पर डिपेंड करेगा एक तो ये, और ठीक है, क्लियर है। एक तो 2ZR अपॉन NA0 की पावर L, एक एक्सपोनेंशियल माइनस ZR बाई NA0, एक तो इस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा करता है ये लुगेरे पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था कि रेडियल पार्ट जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको एक पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है, वो होता है लुगेरे पॉलिनोमियल, सही है। और इसको सॉल्व करने के बाद ही आपको क्या मिलता है, रेडियल पार्ट मिलता है, क्लियर। लो भैया, लुगेरे पॉलिनोमियल, इसमें जो वैल्यू आती है वो आती है इधर 2L+1, 2L+1 और नीचे आता है N+L। लो भैया, ये तो आता है N+L, ऊपर आता है 2L+1। बोलो भाई, 4-5 बार लिखो, अभी याद हो जाएगा तुरंत, अभी के अभी लिखना है आपको, ये याद होना चाहिए भैया। जब आपको हर्माइट पॉलिनोमियल वाला याद हो गया, आपको SHO का वेव फंक्शन याद हो गया, जनरल वेव फंक्शन, तो ये कौन सी चीज़ है भाई, ये कौन सी बात है, ये भी याद हो जाएगा। शुरू में तो सबको अटपटा लगता ही है, शुरू में तो हर चीज़ अटपटी लगती है, ठीक है। हाँ जी, वेव फंक्शन क्या है, बोलो भैया, रेडियल पार्ट का वेव फंक्शन, हाँ जी, 2ZR अपॉन RNL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2ZR अपॉन NA0 की पावर L एक्सपोनेंशियल माइनस ZR बाई NA0,
एल मतलब लुगेरे पोलिनोमियल 2l+1 और नीचे क्या आ जाएगा n+l, ध्यान रखना n+l है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l मतलब कौन सा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर ये है ये। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है। वेयर सुनना भाई ध्यान से देखो, वेयर ये क्या है l, ये जो मैंने लिखा है l n+l 2l+1 ये जो है इज़ द लुगेरे पोलिनोमियल, इज़ द लुगेरे पोलिनोमियल सही है। ये जो l मैंने बोला है 2l+1 और n+l ये क्या है लुगेरे पोलिनोमियल, ध्यान रखना भाई यही बात। क्लियर। देखो अब इसके लिए कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ, वो वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। देखो ये तो आपको हर वेव फंक्शन का अलग अलग नहीं मिलेगा, ये भी अलग अलग मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे होता है ये। देखो पहले ऑर्बिटल पर डिपेंड करते हैं, पहले ऑर्बिटल के हिसाब से बताता हूँ। 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं, बार किसकी बात करते हैं 1s ऑर्बिटल की, सही है। देखो 1s ऑर्बिटल में 1s का मतलब क्या हो गया कि n की वैल्यू तो क्या हो गई 1 और l की वैल्यू क्या हो गई 0, आपको अच्छे से पता है भैया। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। अब लुगेरे पोलिनोमियल क्या निकल के आएगा, देखो वैल्यू रख दो यहाँ पर 2l+1, 2l+1 मतलब 2 × 0+1 मतलब कितना आ गया 1 आ गया, सही है। क्या आ गया 1 और नीचे n+l, n क्या है 1, l क्या है 0 मतलब l11। अब l11 जो होता है इसकी वैल्यू जो भी होती है कुछ ना कुछ कांस्टेंट होती है, क्या होती है कुछ ना कुछ कांस्टेंट, मैं बता दूंगा क्या होती है इसकी वैल्यू, लेकिन कांस्टेंट आती है। अभी इतना मान के चलो आप, सही है कांस्टेंट आएगी। सुनना देखो ध्यान से, जब भी कोई वेरिएबल आएगा तो वेरिएबल यहाँ पर l जो लुगेरे पोलिनोमियल होता है इसमें अपन को बस इतना ध्यान रखना है कि लुगेरे पोलिनोमियल में जो वैल्यू आती है वो केवल वेरिएबल वाली अपन याद रखेंगे, बाकी अपन कांस्टेंट को उस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट में डाल डूल के उसको खत्म कर देंगे, सही है। मतलब कांस्टेंट ध्यान रखेंगे अपन, कांस्टेंट होती है। 2s ऑर्बिटल की बात करते हैं अपन, तो 2s ऑर्बिटल के लिए आपको पता है अच्छे से कि n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 2 और l की वैल्यू आ रही है इसके लिए, हाँ जी s ऑर्बिटल है तो 0 आएगी। लो भैया इधर आओ, l की अब l क्या निकलेगा 2, हाँ जी 2l+1, 2l+1 मतलब 2 × 0+1 मतलब कितना आ गया 1 ही आया। नीचे n+l, n क्या है 2, ये क्या है 0 मतलब n+1 मतलब 2 + 0 = क्या आ गया 2। L12, अब L12 की वैल्यू जो होती है ध्यान रखना भैया, इस L12 की वैल्यू क्या आती है वो आपको याद रखना है, ये वाली वैल्यू ये होती है 2 - 2ZR डिवाइडेड बाय NA0। लो भैया क्या आती है 2ZR बाई NA0, सही है। कोई दिक्कत किसी को भी, हाँ जी। इसके बाद 2p ऑर्बिटल की ओर देख लो एक बार, 2p ऑर्बिटल की। क्लियर। देखो सुनना ध्यान से, n की वैल्यू क्या रही 2 रही, l की वैल्यू क्या रही 1 रही। अब भैया अब यहाँ से निकल के क्या आएगा देखो, हाँ जी l क्या निकल के आएगा, ऊपर आता है 2l+1, 2 × l+1 कितना आ गया 3 आ गया, नीचे 2 + 1 क्या आ गया 3 आ गया, तो L33 भी क्या होता है भैया कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट। और मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि जब भी ये दोनों सेम आएंगे l की वैल्यू में ऊपर नीचे सेम आता है, देखो L11 आ गया, L33 आ गया या आगे l कुछ भी आएगा, अगर सेम आते हैं दोनों तो उनकी वैल्यू क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है कांस्टेंट। लुगेरे कांस्टेंट में जब दोनों वैल्यू सेम आ जाती है ऊपर भी और नीचे भी, सबस्क्रिप्ट में भी और सुपरस्क्रिप्ट में भी, तो वहाँ पर हमेशा उनकी वैल्यू क्या आती है कांस्टेंट आती है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग आ जाते हैं तो उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ आती है और वो किसी न किसी वेरिएबल पर डिपेंड करेगी। जैसे आप देख लो ये जो वैल्यू है ये r पर डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है r पर, इस पर डिपेंड कर रही है r⁻1 पर, सही है। क्या होती है 2 - 2ZR / NA0, सही है। ये वैल्यू निकल के आती है इसकी। बोलो भैया कोई दिक्कत है या नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो बताओ भाई। हाँ जी क्लियर है चीज़, कोई समस्या हो तो बताओ भाई। हाँ जी अब देखना अपन आगे चलते हैं। अब अपन एक बार यहाँ पर देखो, आज की क्लास में अपन यहीं तक रख लें इसको, बाकी अपन ऑर्बिटल्स को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि सारे ऑर्बिटल निकालने हैं अपन को 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन निकालना है, 2s का निकालेंगे, 2p का निकालेंगे, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिटल का निकालते रहेंगे। अपन को जनरल वेव फंक्शन अगर याद है तो सारा सब कुछ याद है, मतलब रेडियल पार्ट जो होता है आपको अगर सब कुछ ये याद है रेडियल पार्ट का जनरल वेव फंक्शन तो आप निकाल सकते हो आराम से, सही है। लुगेरे याद रख लेना क्या होता है 2ZR / NA0 की पावर, हाँ जी l एक्सपोनेंशियल -ZR / NA0 और लुगेरे होता है 2l+1, नीचे आता है n+l, ये आता है, सही है। देखो ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलो भैया। कोई समस्या हो तो बताओ, किसी भी तरीके की नहीं है। देखो
मैं आपको वापस से एक बार फटाफट से बता देता हूँ अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। देखो वेव फंक्शन जो होता है हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन जो होता है वो हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन होता है एन एल एम पे डिपेंड करता है और वो दो पार्ट कंसिस्ट रखता है, 2 पार्ट रखता है वो। हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन एन एल एम पर डिपेंड करता है और 2 पार्ट रखता है, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट दोनों को अपन अलग अलग सॉल्व करते हैं। इनको अलग अलग अपन ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, इनको अलग अलग करने के लिए आपको वेरिएशन सेपरेशन मेथड यूज़ में लेते हैं। और ध्यान रखना रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तो अपने कर लिया, अब सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व करने के लिए आपको एक पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है। रेडियल पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको एक लुगेरे पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है और एंगुलर पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको एक लिगेंडर पॉलिनोमियल की आवश्यकता होती है। लुगेरे पॉलिनोमियल फॉर रेडियल पार्ट एंड लिगेंडर पॉलिनोमियल फॉर द एंगुलर पार्ट। लुगेरे पॉलिनोमियल आप सॉल्व करोगे तो उससे रेडियल पार्ट मिलेगा और लिगेंडर पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करोगे तो एंगुलर पार्ट मिलेगा। इस तरीके से मैंने, और लुगेरे पॉलिनोमियल ये होता है L 2l+1 नीचे आता है n+l, ठीक है। और किसी भी वेव फंक्शन के लिए, किसी भी ऑर्बिटल के लिए देखो अभी अपन पढ़ेंगे रेडियल पार्ट बहुत सारे हर एक ऑर्बिटल के लिए, फिर पढ़ेंगे अपन एंगुलर पार्ट, फिर अपन दोनों को मर्ज कर देंगे आपस में, सही है, कोई दिक्कत। और अब अपन पढ़ रहे हैं रेडियल पार्ट वेव फंक्शन का। रेडियल पार्ट जो होता है वो डिपेंड करता है n और l पर, ध्यान रखना। तो r/n/l जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 2zr/na0 की पावर l एक्सपोनेंशियल -zr/na0 और l 2l+1 नीचे आ जाएगा n+l, सही है। और लुगेरे पॉलिनोमियल जो होता है l 2l+1 n+l, इसकी ध्यान रखना अगर इसकी वैल्यू सेम आती है, 1 आती है, 3 आती है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर अलग अलग आ जाती है तो L12 की याद रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। L12 की वैल्यू क्या होती है इसकी आपकी, हाँ जी 2 - 2zr/na0, सही है, ये वैल्यू होती है। बाकी अपन सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बता देना, कोई समस्या हो तो बता देना भैया। अपन अब रेडियल पार्ट हर एक ऑर्बिटल के लिए 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए, 3p के लिए, ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब, ठीक है। और अपन सारे ऑर्बिटल निकालेंगे और सबको अपन नॉर्मलाइज करना सीखेंगे, ठीक है। याद अपन को देखो क्या रखना है, निकाल तो अपन सब कुछ सकते हैं, अब कुछ नहीं करना आपको। जैसे मैं आपसे बोलूँ आप खुद करना है इसको, एक बार होमवर्क करना, कोई दिक्कत हो तो बताओ। HW लिख लेना भाई यहाँ पर 1s 2s और 2p ऑर्बिटल के लिए आपको निकालना है। 1s 2s और 2p के लिए आपको रेडियल पार्ट निकालना है, ठीक है, क्लियर। कुछ नहीं करना, n की z की वैल्यू रख देना, हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है तो z की वैल्यू कौन हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब जो भी आप निकालोगे 1s 2s 2p के लिए यहाँ पर भी सेम कर दोगे और इनकी वैल्यू आपके पास सामने है ही है। बोलो भाई सही है, आप निकाल के देखना, एक बार निकाल के देखना क्या आता है, ठीक है। जहाँ कांस्टेंट आ रहा है तो उसको एज इट इज रख देना, कांस्टेंट लिख देना वहाँ पर, या एज इट इज यही रख देना L33। मैं आपको बता दूंगा कैसे आगे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। लेकिन एक बार आप कोशिश ज़रूर करना है इसकी, क्लियर। लो भैया आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइस। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हो कि आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं तो आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थोड़े से बढ़ाओ। मैं आपको लाइव क्लास लेके आऊँगा इस संडे को, ठीक है। इस संडे को लाइव क्लास ले आऊँगा, आपको जितने भी डाउट्स हों वो आप बता देना, उसमें अपन क्लियर कर लेंगे ऑनलाइन ऑन द स्पॉट, क्लियर। हाँ जी, तो अब अपन आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन, थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच गाइस।